डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतेंगे और आते ही पीटीआई के लिए दूध की नहरें शुरू हो जाएंगी। हुसैन हक्कानी साहब ने भी अपने इस तशवीश का इजहार किया है कि ये पीटीआई की लॉबिंग काम कर रही है। इस वक्त इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड जो है वो पाकिस्तानी। हमारी बहुत ज्यादा आबादी है। न्यूयॉर्क में एक काउंसिलमैन भी मौजूद नहीं है। हम पाकिस्तानियों के एक कांग्रेसमैन भी मौजूद नहीं है अमेरिका के अंदर। हम लोग जो है बस वो रहते यहाँ हैं, ख्वाब पाकिस्तान के झूठे ख्वाब। अब हमारा मजहबी और अखलाकी फर्ज बनता है कि हम पूरी दुनिया को इस्लाम का पॉजिटिव चेहरा दिखाएं कि पाकिस्तान इस वक्त वहां पे जो माइनॉरिटीज है उनके साथ हालात क्या है। उनकी भी कोई नहीं सुनने वाला। अमेरिका में आपकी सुनने वाला कोई नहीं। दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे ज्यूइश कम्युनिटी बहुत कम है, माइनॉरिटी बहुत हमसे भी बहुत तादाद में कम है, लेकिन तालीम में बहुत ज्यादा है। आप देखिए उनके नोबेल प्राइजेस कितने हैं। बल्कि औरंगजेब साहब हैं जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, उनसे मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूँ। अफसोस के साथ ये कहूंगा कि अभी तक उनकी जो ड्यूटी लगाई गई है वो सिर्फ IMF से पैकेज लेना है। और मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप बन चुके हैं पीटीआई के अंदर भी। पीटीआई अमेरिका अपना इंडिपेंडेंट बिहेव करती है, पीटीआई पाकिस्तान दूसरे तरीके से बिहेव करती है। वकील हजरात और कारकुनान के आपस में चपकलश है इस वक्त। वकीलों के मुख्तलिफ ग्रुप हैं। जरदारी साहब उन्होंने अपनी बच्ची को फर्स्ट लेडी आसफा को सियासत में लॉन्च कर दिया है। सिवाय औरंगजेब साहब और मौसम नकवी साहब के अलावा पाकिस्तान की सियासत में कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही है। जो भी कौमें तालीम से दूर होंगी, साइंस से दूर होगी, जो तरक्की से दूर होंगे, अल्टीमेटली फिर उनको दूसरी जो मेजॉरिटीज होती हैं हमेशा वो फिर निशाना बनाती हैं। इसमें आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम आपको अपने आप पे करना होगा। चाइना अपना मसल फ्लेक्स कर रहा है, भारत अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैय्यर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? और ये बताएं कि मौसम कैसा है। सबसे पहले मौसम की बात करते हैं ताकि हम जान सकें कि जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ के क्या मौसम है। यहाँ पर तो आपको पता है कि मौसम चेंज होता जा रहा है। जहाँ सियासी मौसम बदला है वहाँ पे वैसे भी मौसम में तब्दीली आ गई है। थोड़ी गर्मी की शुरुआत होती जा रही है, रमज़ान भी शुरू हो चुका है। और आप बताइए कि आपकी तरफ क्या हालात है? देखिए शाजिया, यहाँ पे भी मौसम बहार की आमद है। फूल खिल रहे हैं और सियासी दर्जा हरारत जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। मैंने पहले भी मेंशन किया था 2024 जो है वो इलेक्शन का साल है पूरी दुनिया में। उसमें इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं, बांग्लादेश में इलेक्शन हो चुके हैं, इजिप्ट में हो चुके हैं और अब रशिया में हो रहे हैं जहां पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब एज ए ऑब्जर्वर जा चुके हैं। 15 से 17 तक रशिया में इलेक्शन होंगे और उसके बाद नवंबर में अमेरिका के इलेक्शन होंगे। तो मौसम बहार है इलेक्शन की भी। मैं इलेक्शन को एज ए फन लेता हूं क्योंकि जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रिप जो है लूज करती जा रही है पूरी दुनिया के अंदर। इलान मस्क ने अगले दिन शेयर किया है कि गवर्नमेंटें स्ट्रांग हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो रही हैं और अथॉरिटेरियनिज्म का जो है वो बोलबाला है, जमहूरियत कमजोर होती जा रही है। साजिद साहब, आज इस्लामोफोबिया डे है और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो इंतहा पसंदी है हमेशा उसको मज़हब के साथ जोड़ा जाता है। ख़ास तौर पर इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी जो है उसको इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है। आप क्या समझते हैं किस तरह से इस इंतहा पसंदी को मज़हब से अलग किया जा सकता है और जो दुनिया है उसको अमन व सलामती का गहवारा बना सकते हैं हम, ख़ास तौर पर मुसलमानों को लेकर? इसमें शाजिया सबसे बड़ी बात ये, यूनाइटेड नेशन ने इसको इस्लामोफोबिया ऑब्जर्वर डे का 15 मार्च इसको डे रखा गया है। इसकी वजह क्या है? क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के अंदर एक शहर है, वहां पे 2 मसाजिद के अंदर शूटिंग हुई थी आज वाले दिन 15 मार्च को। एक मस्जिद का नाम अल नूर था और एक का नाम लेनवुड इस्लामिक सेंटर था, जहां पे एक 28 साल के न्यूजीलैंडर जो इंसान था उसने शूटिंग की। 51 लोगों को उसने शहीद किया, मुसलमानों को। हालते जुमा में नमाज पढ़ रहे थे, 40 से ज्यादा जख्मी थे और फिर उसको पुलिस की गाड़ी ने अपनी गाड़ी से टकरा के रोका क्योंकि वो तीसरी मस्जिद की तरफ जा रहा था। तो इस एक खौफ व हरासत के इसके वाले दिन को उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया डे का नाम दिया है। 1.9 बिलियन मुसलमान आबाद हैं, कुछ लोग तो 2 बिलियन कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 25% है।
اور میں یہاں مینشن یہ کرنا چاہوں گا اسلاموفوبیا کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسلاموفوبیا کی ڈیفینیشن ہے خوف، پریجڈس اور پھر نفرت کسی ایک خاص طبقے کے خلاف کی جائے تو وہ بالخصوص اگر مسلمانوں کے خلاف تو اس کو اسلاموفوبیا کہے گا، جو کہ بعد میں جس کو جو اگر تینوں چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک تشدد کی طرف یا پھر اوپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. امریکہ کے اندر 9/11 ہوا سپتمبر 11 اور اس کے بعد اسلاموفوبیا ایک حصہ بن چکا ہے اسلامک امریکن کلچر کا. اور آج کل بالخصوص غازہ کی جنگ ہے، حماس جو ہے اس کے بارے میں، اور دوسرا ہر وقت جو ہے وہ ساری دنیا کے جو میڈیا ہے ان کو کوریج دیتے ہیں. تو آج کل بھی اسلاموفوبیا کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کے اندر پرتشدد جو ہے وہ واقعات کو نوٹ کیا گیا ہے. اب اس میں اس کو کم کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں اس کا نیگیٹو پہلو بھی ہے اور اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے. اب دیکھیں اس میں میں نے جو لرن کیا ہے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تجربہ اس اوپریشن کا، پریجڈس کا براک حسین اوباما نے کیا تھا کہ جب آپ کے خلاف آپ پہلے ہی لائم لائٹ میں ہوتے ہیں، پہلے ہی آپ کی دنیا کی لائٹیں آپ کے اوپر ہوتی ہیں. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس نیگیٹو کو پازیٹیو کس طرح کرتے ہیں، آپ چینج کس طرح کرتے ہیں، اور کیا جا سکتا ہے. براک حسین اوباما نے کر کے دکھایا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے نام محمد ہے، میرا نام ساجد ہے، آپ کا نام شازیہ ہے، تو جب ہمارے نام دیکھے جاتے ہیں، پھر جب چہرے دیکھے جاتے ہیں تو فوراً ہی ہمارے اوپر لائم لائٹ آن ہو جاتی ہے. تو ہم اس کو کس طریقے سے پازیٹیو کر سکتے ہیں، وہ اس کو پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ. اب ہمارا مذہبی اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو اسلام کا پازیٹیو چہرہ دکھائیں. ہم جہاں نظر آئے ہمارے چہرے پہ اسمائل ہونی چاہیے، ہمیں تعلیم میں آگے ہونا چاہیے. میں آج بلکہ اس اسلاموفوبیا ڈے کے حوالے سے اپنے دیکھنے والوں کو خاص کر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں، دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں، ایک پازیٹیو چہرہ اپنا سامنے رکھیں، ہمبلنس رکھیں. بلکہ اب رمضان ہے، رمضان کا مطلب یہی ہے کہ آپ قربانی دیں. آپ کے پاس اگر ایک روٹی ہے تو آدھی روٹی جو ہے کسی بھوکے کو دیں، کسی ضرورت مند کو دیں. اور بالخصوص جہاں جہاں موجود ہیں اپنے سیاسی نمائندوں کے ساتھ اپنے پازیٹیو ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں، اپنے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے پیش آئیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمان دے آر گڈ پیپل، آل دا مسلمز آر ناٹ بیڈ. اور دوسرا یہاں بھی یہ کہنا چاہوں گا دنیا کی ہر کمیونٹی، ہر مذہب کے اندر سرٹن پرسنٹیج آف لوگ جو ہوتے ہیں دے آر بورن ٹربل میکر. انہوں نے ریگارڈلیس انہوں نے غلط چیزیں کرنی ہی ہوتی ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا. لیکن جو میجورٹی ہے، جس طرح کہ میں آپ کہہ رہا تھا، ان پہ ان کا مذہبی اور اخلاقی ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں. ساجد صاحب، فوبیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لیکن ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں جو ہمارے اپنے مشاہدے کے مطابق ہیں کہ جب کسی مسلمان کے ہاتھوں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے زمرے میں لایا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے جو کہ کسی کرسچن کے ہاتھوں ہوتا ہے یا کچھ کسی جس ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ 2 بلیک خواتین نے ایک گوری لڑکی کو فٹ پاتھ میں سر مار مار کے اس کو مار دیا. تو اس طرح کے اگر واقعات ہو جاتے ہیں، یا جس طرح یہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کی یہ بات ہے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو، پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور کو مار دیا گیا تھا. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کو دہشت گردی نہیں کہا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مینٹلی ڈسٹرب بندہ تھا. تو یہ ایک تضاد نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ دہشت گردی ہے، لیکن اگر وہی واقعہ کسی دوسرے مذہب کے کسی شخص سے سرزد ہوتا ہے تو اس کو ذہنی بیماری کے طور پر لیا جاتا ہے. تو کیا یہ تضاد ختم نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ ایسے واقعات جو ہیں ان کے لیے ایک ہی ٹرم استعمال نہیں کی جانی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں؟ دیکھیں اس میں شازیہ، میں اس میں پھر مزید یہی کہوں گا کہ دیکھیں جہاں بھی آپ مائنورٹی میں ہیں، امریکہ کے اندر بھی، اور جہاں جہاں جن واقعات کی ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ مائنورٹیز میں ہیں. مائنورٹیز کو ہمیشہ میجورٹی ہوتی ہے جو اوپریس کرتی ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. پاکستان کے اندر دیکھ لیں آپ کہ پاکستان اس وقت وہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ حالات کیا ہیں. ان کی بھی کوئی نہیں سننے والا. امریکہ میں آپ کی سننے والا کوئی نہیں. دوسرا اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے یہاں پہ جوش کمیونٹی بہت کم ہے، مائنورٹی بہت ہم سے بھی بہت تعداد میں کم ہے، لیکن تعلیم میں بہت زیادہ. آپ دیکھیں ان کے نوبل پرائزز کتنے ہیں.
इकोनॉमिक अमेरिका का कितना पैसा, ये टेक्नोलॉजी में उनका क्या ग्रोथ है, उनके खिलाफ मजाल है किसी को कुछ करके दिखाए। और हमारे हालात देखें आप अपने आज, बल्कि मुझे इस हवाले से देखना नजर आया कि इस वक्त इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड जो है वो पाकिस्तानी क्यों है, और खासकर यूथ और औरतें सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो। तो दर हकीकत हम लोगों ने जो भी कौमें तालीम से दूर होंगी, साइंस से दूर होगी, जो तरक्की से दूर होंगे, अल्टीमेटली फिर उनको दूसरी जो मेजॉरिटीज होती हैं हमेशा वो फिर निशाना बनाती हैं। इसमें आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम आपको अपने आप पे करना होगा, क्योंकि हमारी ना स्ट्रेंथ है। मैं हैसियत गिला ये करना चाहूंगा, हमारी बहुत ज्यादा आबादी है। न्यूयॉर्क में एक काउंसिलमैन भी मौजूद नहीं है, हम पाकिस्तानियों के एक कांग्रेसमैन भी मौजूद नहीं है अमेरिका के अंदर। हम लोग जो है बस वो रहते यहाँ हैं, ख्वाब पाकिस्तान के झूठे ख्वाब उनमें मुब्तला रहते हैं। लोकल सियासत में हमारा कोई अमल दखल नहीं है, और फिर जहाँ पे आप इस तरह के हालात गुजारेंगे आप, वहाँ फिर जो मेजॉरिटी होती है फिर वो आपके साथ इसी तरह का सलूक करती है। साजिद साहब, पाकिस्तान की बात आई गई है तो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जो नई काबीना तश्कील दी गई है, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है उसके बारे में? उसके साथ ही एक दूसरा क्वेश्चन भी करना चाहूंगी कि पाकिस्तानी सियासत को ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं, और आपको क्या लगता है मुफाहमत की पॉलिसी कब तक चलेगी? देखें, शहबाज शरीफ साहब ने नई कैबिनेट बनाई है, एक बड़ी रीजनेबल कैबिनेट है, 19 मेंबर हैं उनमें, और उसमें बड़े बड़े अच्छे नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कुछ लोगों से बहुत मुतासर हूँ, बल्कि औरंगजेब साहब हैं जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, उनसे मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। हबीब बैंक से हैं, यू पेन वाटन स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ के गए हैं अमेरिका से, सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन से ट्रेंड हैं वो, और उन्होंने पहले ही पाकिस्तान के लिए काफ़ी काम किया है। फैटफ से जान छुड़ाने में उनका बड़ा रोल है। 2 इंस्पेक्टर फैटफ के उन्होंने ला के दिए थे, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान फैटफ से बाहर बड़े पॉजिटिव चेहरा है। अब देखें कि वो किस तरीके से पाकिस्तान की इकानमी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अफसोस के साथ ये कहूँगा कि अभी तक उनकी जो ड्यूटी लगाई गई है वो सिर्फ IMF से पैकेज लेना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना, इम्पोर्ट कम करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, पाकिस्तान को किसी तरक्की पांव पे खड़ा करना अभी तक नजर नहीं आ रहा कि किसी किस्म की उनके पास कोई रोड मैप मौजूद है जो कि गवर्नमेंट की। दूसरा बहुत अच्छा नाम जो मुझे ज़हन में आया है वो मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे। बहुत बड़ा नाम है, सुना है कि उन्होंने सुना, बल्कि उनके पास मेरी खुद अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इज अ वेरी गुड मैनेजर, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उसके बाद तीसरा नाम जो है आजम अजीज तारड़ साहब है। ना सिर्फ वो मेरे फैमिली मेंबर है, इस वजह से मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वो भी फॉरेन एजुकेटेड है, और पिछले दौर के अंदर भी बड़ा पॉजिटिव रोल उनका रहा है काफ़ी। और दूसरा मैं समझता हूँ कि अब देखें कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने मसाइल को हैंडल करता है। अफसोस के साथ तो ये कहूँगा कि आपके इस वक्त 70 बिलियन से ज्यादा लोन हैं जो आपने 2025 तक देने हैं। आपका टोटल लोन जो है वो तकरीबन 85-86 बिलियन डॉलर है। उनके बारे में कोई ठोस पॉलिसी सामने नहीं आ रही है। घेरा PTI की तरफ से वही घराव जलाव वाली जो है सियासत है वो चल रही है। अली अमीन गंडा साहब जो है, गंडापुर साहब, वो मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इतवार वाले दिन PTI ने एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन लोग सड़कों पर नहीं आ सके, और मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप बन चुके हैं PTI के अंदर भी। PTI अमेरिका अपना इंडिपेंडेंट बिहेव करती है, PTI पाकिस्तान दूसरे तरीके से बिहेव करती है। वकील हजरात और कारकुनान के आपस में चपकलश है इस वक्त। वकीलों के मुख्तलिफ ग्रुप हैं और मुख्तलिफ किस्म की बोलियां बोलते नजर आते हैं। आज एक और बात आई है कि उन्होंने 5 जर्नलिस्ट हैं उनका बाइकाट कर दिया है, जिसमें जाजेब साहब हैं, जिसमें जियो के हमारे और भी 5 बड़े प्रोमिनेंट नाम हैं जिनके खिलाफ उन्होंने बाइकाट किया है। 3 शर्तें उन्होंने सामने रखी हैं जो कि बिल्कुल कोई उनका, अगर वो माना जाए तो फिर नून लीग की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। उनके 10 हल्के हमारे खोले जाएं, एक शर्त उनकी ये है। दूसरी शर्त उनकी है कि खवातीन को बाहर निकाला जाए। तीसरी शर्त है कि अगर हम एहतजाज करें तो हमें एहतजाज करने दिया जाए, दफा 144 ना लगाई जाए। तो ये 3 शर्तें हैं। फिर वो एक दिन शर्त देते हैं, शाम को उससे मुकर जाते हैं। एक अजीब सी बन चुकी है। लेकिन ये कि इस वक्त जो सोचा गया है, आज जो एक और बात थी कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनके ऊपर 2 इल्ज़ाम लगाए गए उमर अयूब साहब की तरफ से कि उनको कनाडा में एम्बेसडर बनाया जा रहा है।
दूसरा उनको पहले हमारे पीटीआई के कुछ लौंडे लपाड़े उन्होंने ये भी एक फेक न्यूज देने की कोशिश की कि वो रशिया भाग के जा चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने इसका जवाब दिया है कि वो ना ही कनाडा जा रहे हैं और ना ही भाग कर रशिया गए हैं, बल्कि उन्होंने अपना किसी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने उमर अयूब साहब के साथ रिलेशनशिप और इमरान खान साहब के साथ कि उनके रिलेशनशिप किस तरह खराब हुए वो भी आज उन्होंने बताए हैं, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है खान साहब की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए तो 4 सूबे हैं, 4 मुख्तलिफ लोग उनको चलाने के लिए हैं। जरदारी साहब उन्होंने सदर बन चुके हैं, उन्होंने अपनी बच्ची को फर्स्ट लेडी आसफा को सियासत में लॉन्च कर दिया है, ये भी एक खबर है। लेकिन ये कि इसमें अगर देखा जाए तो इन सारी खबरों में मुझे पाकिस्तान की सवाए औरंगजेब साहब और मौसम नकवी साहब के अलावा पाकिस्तान की सियासत में कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही है। अब देखें आने वाले दिन किस तरह डिफाइन करते हैं। आज जो खास खसूस आगे चल के और मज़ीद खबरों के बारे में उस रीजन के बारे में बात करना चाहूंगा। चाइना अपना जी मसल फ्लेक्स कर रहा है, भारत अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है। जी इस बिल्कुल, मेरा अगला क्वेश्चन चाइना के हवाले से ही है कि चाइना का असर और रसूख एशिया में बढ़ता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और दूसरा ये कि भारत और रशिया दोनों में इंतखाबात के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए एक तो मैंने जिस तरह आपको बताया है कि रशिया में इलेक्शन है 15 मार्च से लेकर 17 मार्च तक, और उसमें जो अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि दोबारा हमारे पुतिन साहब जो है वो जीत कर सामने आएंगे, इसमें उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये कि मेरा ख्याल उनके पास पहले ही उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात मौजूद है कि वो 2032 तक 32 तक वो जो है प्रेसिडेंट रहने का उनके पास पहले ही इख्तियार मौजूद है। अब उसके बाद में जो मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन है कि चाइना ना सिर्फ 2-4 चीजें हकीकत हुई हैं। चाइना इस वक्त ना सिर्फ जिबूती के अंदर उनकी अपनी बेस है, बल्कि और कई ममालिक में भी उन्होंने इस वक्त उनके जो आर्मी जनरल्स हैं चाइना के, वो श्रीलंका और नेपाल के दौरे पर है और उनसे बातें कर रहे हैं। और जो जिसका सबसे ज्यादा कंसर्न 2 मुल्कों को होना चाहिए, अमेरिका को और भारत। अब उसमें देखा जाए तो मालदीव के अंदर भी उन्होंने अपना अमेरिका जो भारतीय अपने उनके कुछ सपोर्टिंग टीम थी उनको निकाल दिया गया है और उसको चाइना के साथ में रिप्लेस कर दिया है। जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज नजर आई है पिछले दिनों में कि कराक्रम के एरिया में चाइना ने अपनी एक लाइव वहां पे एक्सरसाइज की जिसमें लाइव असला जो है उसको इस्तेमाल किया, और पहली दफा खवातीन ने वहां पे जाके उस मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा बनी और उन्होंने सरफेस से स्पेस के अंदर मिसाइल का तजर्बा किया, जो कि कामयाब तजर्बा रहा। क्यों किया उन्होंने तजर्बा, उसके भी वजूहात मौजूद है। देखिए इस वक्त लद्दाख के अंदर दोनों तरफ से 50-50 हजार फौज, भारत की 50,000 और 50,000 चाइना की फौज लद्दाख वाले एरिया के अंदर पहले मौजूद है, लेकिन भारत ने यकल वहां पे 10,000 फौजियों को इंक्रीज कर दिया। अब उसमें इंक्रीज इसलिए किया गया कि एक वहां पे टनल बनाई गई है, उस टनल का इफ्तिताह मोदी साहब ने खुद किया इलेक्शन की वजह से, और उस टनल के उस जो टनल है उस पर चाइना को एतराज था कि वो हमारे एरिया में बनाई जा रही है, उस स्टेट जहां पे वो टनल बनाई गई है उस पर चाइना क्लेम करता है कि दैट बिलोंग टू दैम। अब उसमें जब उन्हें 10,000 लोग उन्होंने मजीद इंक्रीज किए और साथ ही इग्नी 5 का तजर्बा भी किया, भारत ने कामयाब तजर्बा किया। चाइनीज शिपों ने समंदर से उसको ऑब्जर्व किया है, उसको उसकी रेंज को चेक करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों जो कंट्री हैं इस वक्त दे आर वेरी टेंस सिचुएशन के अंदर हैं। और जो लोग हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर वो ये कह रहे हैं कि चाइना इसलिए शायद मसल फ्लेक्स कर रहा है क्योंकि भारत में इलेक्शन है। दूसरी तरफ से इग्नी 5 का तजर्बा किया गया है, वो भी लोग कहते हैं कि शायद भारत के अंदर इलेक्शन है, उसकी वजह से पॉपुलैरिटी को मजीद अपना इंक्रीज करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स और 10,000 लोगों को भी फौजियों को भी बॉर्डर पे इसलिए लाया गया है कि वहां पे इलेक्शन की वजह से। अब देखें कि इसमें हकीकत क्या है, लेकिन इस वक्त हालात अगर देखा जाए तो चाइना और भारत के दरमियान टेंस चल रहे हैं।
साजिद साहब, अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी इंतखाबात में धांधली के हवाले से डोनाल्ड लू जो हैं, डेविड लू को तलब किया गया है। आप इसकी क्या तफसीलात बताना चाहेंगे अवाम को? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी दो कई चीजें हैं। एक तो मैं इसके बारे में तो बात करता हूँ, लेकिन दूसरा एक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक हमारे जो लोग हैं फेक न्यूज वाले, खासकर जो 1,25,000 जी। ट्विटर वाले, यूट्यूब वाले जो हारे किए गए थे पिछली हुकूमत की तरफ से, उन्होंने एक ऐसी एक फिजा वहां पे कायम की है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतेंगे और आते ही पीटीआई के लिए दूध की नहरें शुरू हो जाएंगी। ये तो मैं इस तासर को गलत कहना चाहूंगा। उसकी एक मिसाल ये है कि इस तरह दुनिया में और बिलखसूस डेवलप्ड कंट्रीज, तरक्की याफ्ता ममालिक की हुकूमतें इस तरह बिहेव नहीं करती। अगर एक मिसाल अगर कर भी ली जाए, एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि 6 जनवरी के ऊपर 18 साल की सजाएं अमेरिका के अंदर लोगों को दी गई हैं। आज अगर शहबाज शरीफ साहब अमेरिकन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि उन लोगों को जेलों से निकाल दिया जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब लोग एक ऐसा तासर लेते हैं क्योंकि इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिलने के लिए अमेरिका में आए थे। उनको बड़ा अच्छा रिसेप्शन दिया गया क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं। साथ बाजवा साहब भी आए थे और कई जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो उन पर साइन भी किया गया, डिफेंस के कई कॉन्ट्रैक्ट। इससे बिल्कुल ये जाहिर नहीं किया जा सकता कि उनके इमरान खान साहब के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है। उनके रिलेशनशिप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ। अब मैं बताना चाहूंगा इसका बल्कि बीबीसी ने भी इसको बड़े अच्छे तरीके से इसी को कवर करने की कोशिश की है कि कांग्रेशनल कमेटी की हियरिंग हो रही है जिसके एक सेनेटर जो है रिपब्लिकन सेनेटर है, उसके इंचार्ज है। इससे पहले एक टेक्सास से कांग्रेसमैन है जिन्होंने एक खत लिखा है जो बाइडेन को और खासकर टोनी बिल्कन को, जिसपे 30 कांग्रेसमैन हैं, उनके सिग्नेचर मौजूद हैं। अब ये उसके बाद ये कांग्रेशनल हियरिंग है और इसके बारे में बीबीसी ने बड़े तफसील के साथ एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर मैं 2 लोगों का नाम मेंशन करना चाहूंगा। हुसैन हक्कानी साहब ने अपने कमेंट्स दिए हैं और दूसरे माइकल किगलमैन है, उनका नाम विल्सन सेंटर से है। उन दोनों को मैं कोट करना चाहूंगा कि जो उनके बयान क्या है उसमें। उनके बयान ये हैं कि डेविड लू का या जो ये कांग्रेशनल हियरिंग हो रही है उसका क्या असर होगा। इसका कोई दोनों ममालिक के ऊपर रिलेशनशिप पे असर नहीं होगा। हुसैन हक्कानी साहब ने भी अपने इस तशवीश का इजहार किया है कि ये पीटीआई की लॉबिंग काम कर रही है। जो पैसा इस वक्त पीटीआई अमेरिका है वो बिलखसूस जो लगा रही है इसके ऊपर, वो रंग ला रही है और ये कांग्रेसमैन सारे के सारे उसी लॉबी का असर है जिसकी वजह से ये हो रहा है। दूसरा माइकल कैगलमैन जो कि विल्सन सेंटर के बड़े अच्छे उनके कंट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने भी कहा है कि 20 मार्च की ये जो समात है ये पीटीआई का काम है। जुल्फी बुखारी साहब ने भी इसको इंडोर्स किया है कि हम अपनी बैनुल अक़वामी जो अपनी कोशिशें जो हम कर रहे हैं ये उसी का हिस्सा है। लेकिन मैं अगर देखा जाए तो इसका पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप के ऊपर कोई असर नहीं होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान में एक तासर कायम किया जा रहा है कि इस वक्त कि ये हियरिंग होगी और इससे पता नहीं पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में बात की जाएगी। मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो अगर आपको 2024 के इलेक्शन पसंद नहीं है तो 2018 के इलेक्शन भी इसी तरह थे, 2013 के इलेक्शन भी इसी तरह थे। बल्कि मैं यहाँ ये कहूँगा कि आपके खाकान अब्बासी साहब हैं जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वो भी अमेरिकन एजुकेटेड है, यूपेन के एजुकेटेड है, बल्कि वो भी बड़ा अच्छा स्कूल है। उन्होंने कौमी असम्बली के बिल्कुल सामने खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं हुए। तो अगर देखा जाए तो ये अमेरिकन जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उनसे भी वहां पे भी क्वेश्चन किया गया। जो स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जो आपने कहा था कि हमारे रिलेशन, वी आर वाचिंग एवरीथिंग क्लोजली बट वी कैन नॉट इंटरफेयर इन एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक जो चीजें हैं पाकिस्तान की उसमें हम इंटरफेयर करने का कोई इरादा नहीं रखते। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है और हमारे टॉपिक्स भी आज के यही थे कि जिनके ऊपर हम बात कर सकें। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।